मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की, जहां पर कई अहम बड़ी खबरों पर हम इस 1 घंटे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेगी रूपाली की, कौन सी खबर रूपाली यहाँ पर? तो बिल्कुल यहाँ पर पहली खबर की शुरुआत होगी, जहां पर नए साल को लेकर आपको बता दें मंदिर और गुरुद्वारों में भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है और यहाँ पर लोग नए साल का जश्न और नए साल की शुरुआत जो है भगवान के आशीर्वाद के साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर श्रद्धा का सैलाब जो है मंदिरों में देखने को मिला है। तो वही गुरुद्वारों की अगर बात की जाए तो रात 12 बजे अरदास की गई है और इस वक्त पूरे देश में रात को जश्न मनाया गया। एक तरफ जहां क्लब्स की बात की जाए, होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बात की जाए तो वहां पर लोग थे, लेकिन दूसरी तरफ यहां गुरुद्वारों और मंदिरों में भी भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली और पूजा अर्चना के साथ नए साल की शुरुआत की गई। बिल्कुल, तो आगे बढ़ जाएंगे जहां पर राजस्थान के हवाले से बात करेंगे। राजस्थान में नए साल पर जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और मुद्दा क्या कुछ रहेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि 9 जिलों को खत्म किया जाएगा, जिसकी वजह से कि कांग्रेस पार्टी और अन्य जो उनके सहयोगी दल है वो सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जाएगा। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल बता दें कि कांग्रेस पार्टी आज नए साल के दिन सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर खूनी खेल को लेकर बात होगी और आपको बता दें लखनऊ में जो है वो खूनी खेल देखने को मिला है और ये खेल ऐसा है कि एक बेटे ने अपनी मां और 4 बहनों का जो कत्ल है वो किया है और इस हत्या के मामले में आपको बता दें इस वक्त पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। लेकिन बात ये देखने को मिल रही है कि किस तरीके से नववर्ष पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां और उसके साथ 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया है। तो इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि अब अगली खबर की बात करेंगे। महाकुंभ की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि 2025 आज से आगाज हो चुका है और कुछ ही दिन में महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे। अनुमान ये है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर जाएंगे और इन सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासन प्रशासन के कंधे पर अहम जिम्मेदारी है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। बिजली, पानी और अन्य चीजों को लेकर सुविधाएं वहां पर रखी जा रही है और कोई भगदड़ ना हो, कुछ इस तरीके का इंसिडेंट ना हो। तमाम जो तैयारियां हैं वो वहां पर महाकुंभ को लेकर योगी सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें एक तरफ नए वर्ष का आगाज हो चुका है, जश्न जो है मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ठंड में भी इजाफा देखने को मिला है और काफी ज्यादा ठंड में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो कई ऐसे राज्य है जहां पर बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में बारिश जो है वो होने वाली है, इसको लेकर भी लगातार चर्चा की जाएगी, क्योंकि अगर नववर्ष की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर टूरिस्ट जो है अलग अलग डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जहां पर गुरुद्वारों और मंदिरों की। तो नववर्ष पर आपको बता दें मंदिरों में दर्शन के लिए भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है और श्रद्धा का सैलाब। काशी, मथुरा, अयोध्या में दर्शन के लिए भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। विश्वनाथ मंदिर में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन जो है वो लगी है और यहाँ पर मथुरा की भी अगर बात की जाए तो हर जगह, बांके बिहारी मंदिर की बात की जाए तो पैर रखने की कहीं भी जगह नहीं है। तो नए साल पर श्रद्धा का सैलाब जो है उमड़ा हुआ है। एक तरफ मंदिरों की बात की जाए तो दूसरी तरफ गुरुद्वारों में भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, जहां मंदिरों में पूजा अर्चना जो है वो की गई तो दूसरी तरफ यहाँ पर गुरुद्वारों की बात की जाए तो अरदास की गई और इस तरीके से नए साल की शुरुआत की गई। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आज से नए साल का आगाज हो चुका है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और सभी लोग अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने गुरुद्वारे से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर की सिख संगत जो है वो भारी तादाद में अलग अलग गुरुद्वारों में पहुंच रही है, माथा टेक रही है। वहीं पर मंदिरों में भी इसी तरीके की भीड़ जो है वो देखने को मिली। मथुरा की बात की जाए, अयोध्या राम लल्ला के दरबार की बात की जाए, वहां पर भी लोग जो है वो लंबी कतारों में पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी में पैर रखने की जगह तक नहीं है। तो आपको बता दें कि विश्वनाथ मंदिर 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखने को मिली, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, हर एक आयु वर्ग के लोग वहां पहुंच रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने गुरुद्वारा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ मथुरा की तस्वीरें, जहां पर सिख संगत भारी तादाद में, हजारों की तादाद में गुरुद्वारे में पहुंच रही है, माथा टेक रही है, पूजा अर्चना कर रही है, सुख समृद्धि की कामना कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मथुरा वृंदावन के अलग अलग मंदिरों में भी
जो है वो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं और इस पूरे 2025 को सही ढंग से निकालने के लिए कामना कर रहे हैं। भगवान के आगे मस्तक झुका रहे हैं कि 2025 का आगाज जिस तरीके से अच्छा हुआ है, पूरा 2025 अच्छे तरीके से व्यतीत हो। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों द्वारा प्रभात फेरी जो है वो निकाली जा रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि नववर्ष पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। एक तरफ मथुरा वृंदावन की अगर बात की जाए तो देखते ही तस्वीरें बन रही है जहाँ पर श्रद्धा में पूरा मथुरा वृंदावन डूबा हुआ है। गुरुद्वारे में अगर बात की जाए तो वहाँ पर अरदास जो है की जा रही है और यहाँ मंदिर और गुरुद्वारा कमेटी की अगर बात की जाए तो देर रात जो है मंदिर में पूजा अर्चना हुई, गुरुद्वारों में अरदास जो है वो की गई और भारी संख्या में लोग वहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे। और सबसे बड़ी बात 2025 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आगाज हो चुका है और नए संकल्प के साथ यहाँ पर हर किसी ने नववर्ष को जो है वो स्वागत किया। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, उन्होंने भी सबको शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 सभी के लिए खुशियां, सद्भाव और समृद्धि लेकर आए। बिल्कुल, इस अवसर पर हम भारत और विश्व के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करेंगे। तो ये तमाम शब्द जो है वो द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की राष्ट्रपति है, उन्होंने पूरे देश को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए तमाम ये बातें सामने रखी हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक तरफ राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और लोग भी यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी अपने अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है जहाँ पर लिखा है 2025 में प्रवेश करने के लिए मैं सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। ये हमारे गणतंत्र की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये वर्ष हमारे संविधान की शताब्दी की अंतिम तिमाही में प्रवेश का प्रतीक है। 2047 में विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए हमारे संविधान निर्माताओं के सपने को साकार करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का समय है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है और देश के सभी लोगों को साल 2025 की शुभकामनाएं। ये वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लेकर आए। सभी को अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले, ये उन्होंने सबको शुभकामनाएं दी है। यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तरफ से सभी देशवासियों को बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई और जश्न के माहौल में पूरा भारत रात को झूम रहा था। और आज नववर्ष की जो नई सीढ़ी है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने गुरुद्वारा और मंदिर जाकर चढ़ी। और यहाँ पर सीएम यूपी के योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में संचालित विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश की जनता का जीवन स्तर निरंतर बेहतर हो रहा है। डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब, किसान, नौजवान, महिला सहित समाज के हर वर्ग को प्राप्त हो रहा है। तो तमाम ये बातें योगी आदित्यनाथ ने कही है। उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ भी की है। आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में अपने सार्थक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पूर्ण विश्वास है कि ईस्वी सन 2025 में राज्य को समृद्धि एवं विकास के मार्ग पर ले जाने के डबल इंजन सरकार के प्रयासों को और अधिक गति मिलेगी। तो यहाँ पर सरकार शुभकामनाओं के साथ ये कह रही है कि चाहे किसान, महिला, वृद्ध, कोई भी वर्ग हो, 2025 में विकास की ओर बढ़ा जाएगा। यहाँ पर राज्य को समृद्ध किया जाएगा और लगातार लोगों को नई सौगातें जो है सरकार की तरफ से दी जाएंगी ताकि देश जो है प्रगति की ओर बढ़े। तो यहाँ पर सभी, यहाँ अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी बधाई दी गई है। यहाँ पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सभी को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि सभी देशवासियों को नव वर्ष 2025 की मंगलमय शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि इस नए साल में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। वहीं जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, हर्षोल्लास की भी उन्होंने बात यहाँ पर कही है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पर कि मंदिर में माथा टेकने के लिए महिलाएं पहुंची हैं, पुरुष पहुंचे हैं, छोटे बच्चे पहुंचे हैं और साथ ही साथ
जो बुजुर्ग अवस्था के लोग हैं वो भी पहुंचे, यानी कि हर एक आयु वर्ग का व्यक्ति इस वक्त अलग अलग धार्मिक स्थलों में पहुंच रहा है, सुख समृद्धि की कामना कर रहा है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि 2025 सही अच्छे तरीके से व्यतीत हो। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए वो भगवान के चरणों में पहुंचे हैं, जहां पर कि सुख समृद्धि की कामना लगातार वो कर रहे हैं। फिलहाल के लिए तस्वीरें आपको गुरुद्वारे से दिखा रहे हैं, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने माथा टेकते हुए लोग सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ना ही सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारों की बात की जाए, बल्कि कश्मीर की बात की जाए, उत्तराखंड, देहरादून, नैनीताल की अगर बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, तो बर्फबारी के चलते तमाम रौनकें जो है वहाँ के बाजारों में और अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर देखने को मिल रही है। वहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार जो टूरिस्ट है वो पहुंच रहे हैं और नए साल का जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, जहां बाजारों में रौनकें लगी हुई हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन भी इसके चलते अलर्ट पर है और यहां पर रात को आपको बता दें कि जगह जगह नाके जो है वो बढ़ाए गए थे और साथ ही ना ही सिर्फ सड़कों की बात की जाए, क्लब्स, होटल्स की बात की जाए, बल्कि जब मंदिरों और गुरुद्वारों में भीड़ उमड़ी तो वहां पर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क था। डिसिप्लिन जो है वो बना रहे, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा काम किया गया। और पूरे तमाम देश की अगर बात की जाए और बाहर की भी अगर बात की जाए देश दुनिया की, तो वहां पर भी रौनकें जो है नववर्ष की देखने को मिल रही है, जहां पर नाचते गाते झूमते और पूजा अर्चना करते हुए अलग अलग तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है। और ये नया साल धूमधाम के साथ जो है स्वागत किया गया और लोगों ने नए संकल्प लिए, नए रेजोल्यूशंस लिए और यही कामना की कि इस साल उनके लिए मंगलमय रहे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र पाल सिंह ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हरेंद्र, बताइएगा, देश का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह जश्न का माहौल है। फिलहाल अभी आप मथुरा में मौजूद हैं, किस तरीके से मंदिरों के बाहर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल रूपाली, मैं बता देना चाहता हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बांके बिहारी का मार्ग है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार नए वर्ष को मनाने के लिए कितनी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं और अपने आराध्य के सामने अपना पहले दिन से ही शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी दिन की अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं और जगह जगह आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाई गई है, भारी वाहनों का प्रवेश यहाँ बंद कर दिया गया है। खासकर मथुरा वृंदावन की बात की जाए और जो इस वर्ष 2025 है, इस वर्ष काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं और माथा टेक रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं कि उनके दिन की शुरुआत और उनका समय अच्छा जाए, अच्छा हो। तो सबसे पहले अरज ठाकुर बांके बिहारी और अपने आराध्यों के सामने लगा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से नजारा देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, तैनात है। हरेंद्र, वहाँ के लोगों से भी बात करिएगा कि कितना उत्साह है नव वर्ष को लेकर और क्या कुछ संकल्प यानी कि रेजोल्यूशन इस साल के लिए उन लोगों ने लिए हैं, अगर पॉसिबल है तो। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सूरज नाम है, सागर मध्य प्रदेश से आया हुए। मध्य प्रदेश आए हैं, बांके बिहारी के दर्शन नववर्ष यहाँ मनाने आए हैं, कैसा महसूस करें? यहाँ बहुत ही सुंदर की प्राकृतिक जगह है और सुंदर जगह है। तो वृंदावन तो एक ब्रज की भूमि है, यहाँ तो लोग आते ही रहते हैं, हर महीने में से हम लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर पावन पर्व है और यहाँ पूरे सभी लोग आए हुए हैं दर्शन करने बांके बिहारी। नहीं, बर्फीले पहाड़ों में, मैदानों में खासकर लोग जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या सोचा कि आप वृंदावन आएंगे और यहाँ मथुरा वृंदावन आएंगे और यहाँ से ही शुरुआत करेंगे? चूंकि नया वर्ष तो अपना हिंदू नव वर्ष है मार्च में, लेकिन ये नया वर्ष अंग्रेजी वर्ष है। यहाँ तो देश के सभी लोग आते हैं, बाहर जाने से अच्छा है तो यहाँ भगवान के दर्शन करो, जिसमें सुख समृद्धि मिलेगी। बिल्कुल। कुछ महिला श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? नेहा सोनी। नेहा सोनी, कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश से आए हैं। कैसे आप देखते हैं कि आज कैसे आज और धार्मिक नगरी में मनाया जाए? क्या है भैया, मेरा तो सब कुछ भगवान यही है, बांके बिहारी जी। मैं इसके अलावा न किसी प्राकृतिक स्थान को मानती न कुछ मानती, जो कुछ है सब यही है। हर खुशी हर दुख सब कुछ इतनी के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। मैं हर चीज इतनी के साथ। बिल्कुल रूपाली, आप देख सकती है कि किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और अपने आराध्य, सबसे पहली अर्जी वे अपने आराध्य के यहाँ लगाना चाहते हैं। कुछ बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, जो सब
यहाँ मथुरा वृंदावन धार्मिक नगरी में पहुंचे हुए हैं और जमकर आनंद ले रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर भैया? ध्रुव पढ़ाना, कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद के पास मोहताबाद। तो आप नववर्ष मथुरा वृंदावन मनाने आए हैं, किस प्रकार देखिए रात क्या कहना चाहेंगे? रात भी आ गई थी, अब दर्शन वर्शन हो गए प्रेम मंदिर तो देखिए बिल्कुल ठीक है हरेंद्र, यहाँ जो ठीक है हरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार पूरे देश में गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, लोग जो है श्रद्धा दिखा रहे हैं। नए वर्ष की शुरुआत मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ की जा रही है और यहाँ पर छटा जो है वो हर जगह देखते ही बन रही है। आगे बढ़ते हैं जहाँ पर बड़ी खबर को लेकर बात होगी और आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है, सियासत जो है वो छिड़ गई है और दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। तो यहाँ पर विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में आपको बता दें केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक है और चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है, जहां पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तो आपसी मतभेद और आपसी आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी में आपको बता दें दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और इस हलचल के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, इन तीन बड़ी पार्टियों में मुकाबला दिल्ली में देखने को मिलेगा, जहां पर कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस का हिस्सा रही कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला लिया गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते कोई भी अलायंस, कोई भी यहाँ पर गठबंधन जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते नहीं होगा। सभी पार्टियां जो है अलग अलग तरीके से अपने अपने राह चुन लिए हैं और 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में और इन विधानसभा सीटों पर सभी द्वारा यहाँ पर अलग अलग रास्ते चुन लिए गए हैं और अपने अपने स्तर पर इंडिविजुअल तरीके से वो यहाँ पर पार्टी जो है वो मैदान में उतरेगी और 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे 2025 के कुछ ही दिनों बाद। तो हमारे साथ केशव मोहन मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का माहौल अभी फिलहाल दिल्ली में देखने को मिल रहा है, किस तरीके की चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, जहां पर एक तरफ ठंड का माहौल है केशव, वहीं पर दूसरी तरफ सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। देखिए बिल्कुल दिल्ली में इस वक्त राजनीतिक हलचल तेज है और यही बड़ी वजह है कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी सूची जारी की है, लेकिन भाजपा अभी पहली लिस्ट भी जारी नहीं करी है। और अब कहीं ना कहीं जब जिस तरीके से लोकसभा का सदन चल रहा था, सदन खत्म होने के बाद अब पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ग्राउंड पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जिसको लेकर मंथन चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं पर आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी उसको क्या दी, जिसको लेकर लगातार मंथन जारी है। आज केंद्रीय मंत्री बैठेंगे और इस बात पर मंथन करेंगे कि दिल्ली को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, संकल्प पत्र कैसा होगा, इस बार के प्रत्याशी कैसे होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर आज बैठक होगी और बहुत मुमकिन ये है कि आज की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष। केशव, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि आज कैबिनेट की बैठक होगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो दिल्ली में सत्ता में आने के लिए साम दाम दंडभेद जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो रणनीति जो कि यहाँ पर धर्म को लेकर गुरुद्वारे के और साथ ही साथ पुजारियों के लिए जो योजना लाई गई है उसको भी ये कहा गया है कि चुनावी हिंदू है केजरीवाल। तो क्या लगता है किस एजेंडे की स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में खेल सकती है? देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाती रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, जब चुनाव का मौका आता है तो इस तरीके की घोषणा करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद को हनुमान का भक्त बताते हैं और समय पर चाहे वो मरघट वाले बालाजी हो या हनुमान मंदिर हो, वो दर्शन करने जाते हैं। वो कहते हैं कि हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते, धर्म आस्था का विषय है और इसलिए हम लोगों के लिए काम करने का काम करते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिरकार अब आम आदमी पार्टी की इसको लेकर रणनीति क्या रहेगी।
बिल्कुल केशव, एक बहुत अहम सवाल है जहां पर जब भी विधानसभा चुनाव की बात आती है तो टिकट वितरण एक बहुत बड़ा मामला सामने आता है और कई बार पार्टियों के बीच में अंतरकलह की खबरें सामने आती हैं। अब इस तरीके की स्थिति जो है वो दिल्ली में ना बने, चाहे वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इसको किस तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में हमने देखा, हरियाणा में भी हमने देखा, किस तरीके से झारखंड में भी हमने देखा, कुछ अपनी ही पार्टियों के बड़े नेता जो है आपस में मतभेद उनके हो जाते हैं। अब इस तरीके की सिचुएशन दिल्ली में ना हो, कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी किसको चेहरा बनाएगी? इस बार का चुनाव के एजेंडे क्या होंगे? क्या जो आम आदमी पार्टी के एजेंडे रहते हैं वो एजेंडे दिल्ली में फिट होंगे? आम आदमी पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को डिफीट कैसे करेगी पार्टी? ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार भारतीय जनता। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पीएम मोदी दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। 3 जनवरी को पीएम मोदी जनता को ये बड़ी सौगात देने वाले हैं और यहां पर अगर बात की जाए पीएम मोदी की तो 1645 नए फ्लैट जो है वो दिए जाएंगे। तो फिलहाल यहां पर बड़ी सौगातें जो है वो दी जाने वाली है, जहां पर दिल्ली वासियों के लिए ये बड़ी सौगात नए साल पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3 जनवरी को ये बड़ी सौगात देंगे और इसको लेकर भी चर्चा होगी। जहां पर पीएम मोदी की अगर बात की जाए तो फिलहाल ये बड़ी दिल्ली वासियों को सौगात दी जा रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि नए साल पर ये नए तोहफा दिल्ली वासियों को मिलने जा रहा है। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नए फ्लैट्स जो है वो उनकी चाबियां दिल्ली वासियों को सौंपी जाएगी, यानी कि 1645 नए फ्लैट्स होंगे जिनकी चाबियां दिल्ली वासियों को सौंपी जाएंगी। फिलहाल के लिए बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचेंगे और इस दौरान वो बड़ी सौगात जो है वो दिल्ली वासियों को देने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार नई स्कीम्स लाने की कोशिश कर रही है, नई नई योजना का विस्तार यहाँ पर हो रहा है, महिलाओं के हित में काम किया जा रहा है और पुजारी और ग्रंथियों के लिए भी 18,000 की योजना यहाँ पर लाई गई है। दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भी कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए वहां पर लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी के तहत 1645 नए फ्लैट्स की चाबियां जो है वो दिल्ली वासियों को सौंपी जाएंगी। फिलहाल के लिए 3 जनवरी को ये बड़ी प्रक्रिया होगी जहां पर पीएम मोदी जो है वो दिल्ली वासियों को नए वर्ष पर नया तोहफा देने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि क्या है स्वाभिमान फ्लैट्स योजना। स्वाभिमान आवास योजना उन सभी के लिए नई आवास योजनाएं पेश कर रही है जो एनसीआर में अपना घर खरीदने के इच्छुक है। बिल्कुल आपको बता दें कि इस योजना में नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और अन्य भी कई इलाकों की बात करेंगे तो वहां पर किफायती आवास योजना जो है वो शामिल है। इस योजना के तहत मिक्सन, महागुन और कई ऐसी जगहें हैं, यानी कि सुपरटेक और अजनारा किफायती अपार्टमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। बिल्कुल, स्वाभिमान होम्स, आपका घर, आपका सम्मान, आगामी आवास योजना की मुख्य टैगलाइन यहाँ पर सामने लाई गई है। स्वाभिमान आवास योजना उन सभी के लिए नई आवास योजनाएं पेश करती है जो एनसीआर में अपना घर खरीदना चाहते हैं और ये योजना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों के लिए लाई है। तो यहाँ पर साफ तौर पर 3 जनवरी को ये सौगात जो है लोगों को दी जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 3 जनवरी को दिल्ली वासियों को देंगे। लेकिन दूसरी तरफ चलते हैं जहां एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये राजस्थान को लेकर है। और आपको बता दें इस वक्त राजस्थान में आज कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है और यहाँ पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस जो है प्रदर्शन करेगी। 9 जिले खत्म करने पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन आज देखा जाएगा। बिल्कुल आपको बता दें कि अन्य संगठन भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भजनलाल सरकार के पूर्ववर्ती सरकार का ये फैसला बदला है और इस फैसले के बदलने के बाद सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेगी। मुद्दा क्या है? 9 जिले जो है वो खत्म किए गए हैं और लोगों की यही मांग है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल है वो ये चाहते हैं कि 9 जिलों को खत्म ना किया जाए क्योंकि लोगों के हित में नहीं है। अब अन्य भी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर सड़कों पर उतरेगी और सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा कांग्रेस पार्टी द्वारा खोला जाएगा।
तो बिल्कुल यहाँ नए साल के पहले दिन ही कांग्रेस का प्रदर्शन, वो भी सरकार के खिलाफ, और 9 जिले अलग करने को लेकर सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। और राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन आज 1 जनवरी को है। तो बिल्कुल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, जहां पर 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म करने पर कांग्रेस का आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भजनलाल सरकार ने ये जो है वो खत्म किया, जहां पर 9 जिले थे और इसको लेकर ये प्रदर्शन है। बिल्कुल गहलोत सरकार के इस फैसले को बदल दिया गया है और फैसले बदलने पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दें अन्य संगठनों ने भी प्रदर्शन किया है, कई तो भूख हड़ताल पर भी हैं और राज्य के अलग अलग हिस्से में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर अनूपगढ़ और निमाक थाना में लोगों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और आज कांग्रेस का भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है। यहाँ नीम का थाना में भूख हड़ताल जो है वो देखने को मिल रही है और अनूपगढ़ में भी अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जिला परिषद अध्यक्ष और पंचायत समिति अध्यक्ष सहित स्थानीय नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए इस्तीफा भी दिया है और ये बड़ी चीजें राजस्थान में इस समय देखने को मिल रही है। कांग्रेस में हलचल तेज हो चुकी है और लगातार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला देखने को मिल रहा है और भूख हड़ताल भी हो रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करेगी और आपको बता दें यहाँ 9 जिलों को खत्म करने के लिए ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, जहां पर कई लोग भूख हड़ताल पर भी है। डॉक्टर इस्माइल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्माइल बताइएगा क्या पूरा मामला है और किस तरीके से आज प्रदर्शन जो है वो रहने वाला है और अभी तक क्या स्थिति है? देखिए ऐसा है कि ये जो 9 जिले और 3 संभाग गहलोत सरकार में डिक्लेयर किए गए थे वो आम जनता की मांग थी और क्योंकि जिले भी बड़े बड़े थे उनको थोड़ा शॉर्ट करके ताकि उनके ऊपर भार ना पड़े, इसलिए गहलोत सरकार ने ये 9 जिले और 3 संभाग बनाए थे। मगर भजनलाल सरकार ने जैसे ही अपनी सरकार में आई और आने के बाद में अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। खासतौर से शाहपुरा, केकड़ी, सांचौर, अनूपगढ़, नीम का थाना, ऐसे जो ये जिले हैं इनके ऊपर लोगों का बड़ा आक्रोश। और ये मान के चलिए कि जैसे नीम का थाना के लोग तो भूख हड़ताल पर ही बैठे हुए हैं और टायर भी जला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अनूपगढ़ में धरना प्रदर्शन और बाजार बंद किए जा रहे हैं और 11 बजे कलेक्ट्रेट के सामने जो है पूरा कांग्रेस की तरफ से, और इसमें सामाजिक संगठन भी होंगे, राजनीतिक भी होंगे, व्यापारिक भी होंगे, खास तौर से कांग्रेस के नेतृत्व में ये सारा कलेक्ट्रेट के वहां पर जो है प्रदर्शन किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जब देहांत हुआ था उसकी शोक सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि ये सरकार निकम्मी है, इन्होंने कोई काम नहीं किया बल्कि 9 जिलों को और 3 संभागों को खत्म करके जनता की दिल को उन्होंने दुखाया है। जो वो चाह रहे थे उनको नहीं मिल पा रहा है। नीम का थाना जैसी जो है सीकर जिले से उसको कट करके उसको नीम का थाना जिला बनाने का डिक्लेयर किया, ऐलान किया है। 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने का ऐलान किया है। क्या कुछ कारण बताए गए हैं, किन कारणों के चलते ये खत्म किया गया है? असल में कारण तो यही है कि जो एक्चुअल में जैसे ही सरकार गई है तो उन्होंने अपना कुछ काम करना था और ये सोच रहे थे कि जिस तरीके से और जिले हैं उसी तरीके से तो वैसे जैसे चल रहे थे उनको वैसे ही चलाया जाए, उसी को लेकर के इन्होंने किया। कोई खास ऐसा कारण नहीं दिया कि भाई इनको इसलिए खत्म किया जा रहा है। मगर जो राठौड़ है, मदन सिंह राठौड़ है, वो तो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी जो है इसके ऊपर राजनीति कर रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जब जिले ऑलरेडी वो है तो उनके लिए बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, उनको नया कलेक्ट्रेट बनाया, नई सारी चीजें बनेंगी। ठीक है इस्माइल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर अगर राजस्थान की बात की जाए तो आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा और साफ तौर पर 9 जिलों को खत्म करने को लेकर ये मुद्दा जो है उठाया गया है क्योंकि जनता भी इससे परेशान है। आगे बढ़ते हैं, जहां में लखनऊ की अगर बात की जाए तो एक हत्याकांड सामने आया है और लखनऊ के एक होटल में खूनी खेल जो है वो देखने को मिला। होटल में 5 लोगों की हत्या से सनसनी मच गई है और आपको बता दें एक ही परिवार के कलयुगी बेटे ने मौत के घाट जो है अपनी 4 बहनों और मां को उतार दिया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 24 साल के बेटे ने मां और वहीं पर 4 बहनों की जान ले ली है। ये बड़ा खूनी खेल का मामला सामने आया है जहां पर कि आज सभी लोग नववर्ष जो है वो मना रहे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ इस तरीके की खबर आना अपने आप में
बहुत ही ज्यादा शर्मनाक सामने आया। बता दें कि 24 साल, मात्र 24 साल के युवा ने यहाँ पर एक होटल में खूनी खेल को अंजाम दिया है, जहां पर कलयुगी बेटे ने परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। ये वही होटल है, तस्वीरें आपके सामने। इसी होटल में एक 24 वर्षीय युवक जो है वो अपनी मां को मार देता है और उसी के साथ साथ उसकी 4 छोटी बहनें, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ लखनऊ में खूनी खेल जो है वो देखने को मिला है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। तो बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ में ये जो बड़ा हत्याकांड सामने आया है, इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है, जहां पर 24 वर्षीय एक युवक ने अपनी मां को मार दिया है और साथ ही साथ अपनी 4 बहनों को भी मार दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर 4 बहनों और मां को मौत के घाट उतारा है। कहा जा रहा है कि घर में कलेश के कारण ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल आपको बता दें कि मृतकों का विस्तार क्या कुछ है। आलिया नामक उसकी बहन को मारा गया, जिसका नाम आलिया है। उसकी उम्र 9 वर्ष बताई जा रही है, जो कि इस 24 साल युवक की बहन बताई जा रही है। तो बिल्कुल दूसरी मृतका का नाम अक्सा बताया जा रहा है, उम्र 16 वर्ष। और ये मृतक की अगर बात की जाए तो ये बहन है उस आरोपी की। तो बिल्कुल आपको बता दें कि रहमीन, जिसकी उम्र की 18 वर्ष है, वो भी उस जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी बहन बताई जा रही है। चौथा नाम अलीशिया, उम्र 19 वर्ष और ये भी आरोपी की बहन है। बिल्कुल आपको बता दें कि 4 बहनों के नाम सामने आ रहे हैं, जहां पर की मौत के घाट उतारा गया। अस्मा नामक उसकी मां, जिसे की मौत के घाट इस 24 वर्षीय युवक द्वारा उतार दिया गया है, जिसकी उम्र भी 40 से 45 वर्ष के अराउंड बताई जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर लखनऊ में ये खूनी खेल जो है वो देखने को मिला है। जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएंगे। जानकारी लेंगे। उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, ये एक और लखनऊ में हत्याकांड सामने आया और काफी दिल दहला देने वाला है, क्योंकि एक बेटे ने ही अपनी मां और बहनों की हत्या की है। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। देखिए रूपाली, बिल्कुल जिस तरह से राजधानी लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो चरणजीत होटल है उसमें 5 लोगों की डेड बॉडी मिली है और डेड बॉडी मिलने के बाद ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अरशद को हिरासत में लिया है। अरशद ने ही अपने 4 बहन और एक मां की हत्या कर दी और उसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात की भनक लगी और तत्काल पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना किया है। 5 डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पोस्टमार्टम की और जांच की जो कार्रवाई है वो आगे प्रचलित है। साथ ही साथ हम आपको बता दें रूपाली की जिस तरह से एक ही परिवार की 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई है और इसका जो आरोपी है वो कोई और नहीं, घर का ही सदस्य है। यानी जो 4 बहनें मृतका है उनका भाई है, एक उसकी मां थी, यानी 5 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। और प्रथम दृष्टया जो छानबीन में और पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है, अधिकारियों का यही कहना है कि कहीं न कहीं घरेलू कलह के चलते। लेकिन उमेश, जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि पहले होटल में ले जाया गया, नशीला पदार्थ खिलाया गया, फिर उसके बाद बेहोशी में नस काटी है, तो जिस बेरहमी से ये हत्याकांड हुआ है, अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से होनी? देखिए बिल्कुल कुछ न कुछ ये पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि नशीला पदार्थ देने के बाद हाथों की जो कलाई होती है उसकी नसों को काटा गया है। कितनी बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है आप समझ सकते हैं कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों की घर के ही सदस्य यानी अरशद जो आरोपी है उसने घटना को अंजाम दिया है।
हालांकि अब पूरे मामले को लेकर जो होटल चरणजीत है वहां पर फॉरेंसिक की जो टीम है, पुलिस अधिकारी वहां तमाम पहुंचे हैं, साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। साथ साथ जो अरशद है उससे लगातार पुलिस अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर उमेश मिश्रा लखनऊ से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर एक खूनी खेल का मामला सामने आया है, जहां पर कि एक 24 वर्षीय युवक ने अपनी ही मां और अपनी 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया है। पहले उन्हें होटल में ले जाया गया, वहां पर ये पूरी प्रक्रिया को, पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद कि पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच में महाकुंभ को लेकर यहां पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। सभी तैयारियां चाक चौबंद और 26 फरवरी 2025 को महाकुंभ का समापन यहां पर होगा। तो बिल्कुल यहाँ महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है और ये वही महाकुंभ है जिसे चांद से देखा गया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना है। तो इस बार भी महाकुंभ जो है खुद का रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये भी अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है। जहां पर लगातार योगी सरकार की अगर बात की जाए तो निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है, समीक्षा जो है वो महाकुंभ को लेकर की जा रही है। तो पूरी तैयारियां महाकुंभ को लेकर हो चुकी है, काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, साधु संत जो है शाही स्नान के लिए पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर गौरव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट जो है वहां पर अपडेट कर रहे हैं। गौरव, किस तरीके से अब उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन शेष बचे हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए आज से ठीक 12 दिन के बाद उत्तर प्रदेश का, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ होने जा रहा है। महाकुंभ के मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महज 12 दिन शेष रह गए हैं। तो कल दोपहर 12 बजे के करीब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे अपनी आखिरी समीक्षा बैठक करने, यानी कि सबसे लास्ट अब जो भी काम रह गए हैं पेंडिंग उन्हें तत्काल रूप से पूरे किए जा रहे हैं। और महज 12 दिन के बाद महाकुंभ महापर्व के तौर पे होगा। शाही स्नान को लेकर के बड़े बड़े अखाड़े, जूना अखाड़ा, सनातनी अखाड़ा ने पहुंचना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े रथों से यहाँ बाबा और महंत आ रहे हैं। जाहिर तौर पे जो श्रद्धालु हैं वो भी आ रहे हैं और तकरीबन 40 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु इस बार इस महाकुंभ को भव्य, दिव्य, अलौकिक बनाने के लिए आने वाले हैं। इन सभी की तैयारियों के लिए भी पूरी तरीके से तकरीबन 35 किलोमीटर का जो इलाका है जहाँ पर संगम नहाया जाएगा, संगम में स्नान किया जाएगा, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, आरपीएफ, एनएसजी, एसपीजी सारी सुविधाएं हैं। साथ ही साथ केंद्रीय चिकित्सालय बनाए गए हैं। यानी कि समझिए पूरा इलाका जो है इस तरीके से भगवामय, रंगमय हो चुका है। और इस महापर्व को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए इस महाकुंभ में तकरीबन 6 बार उत्तर प्रदेश के मुखिया आए, लगातार समीक्षा की। बिल्कुल गौरव, जहाँ पर एक तरफ सभी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, सभी साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे और 40 करोड़ से अधिक लोग इस बार महाकुंभ में शिरकत करेंगे, यहाँ पर शाही स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जिस तरीके से 40 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, भगदड़ जैसी कोई यहाँ पर घटना ना पेश आए या फिर अन्य कोई इस तरीके की घटना ना पेश आए, उसको लेकर किस तरीके से टीमों को तैयार करने की कोशिश प्रशासन द्वारा की गई है, क्योंकि काफी अहम हो जाता है इन सभी टीमों को पहले से ही सतर्क करना और इन लोगों को ट्रेनिंग देना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 48,000 जवान यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और आज से नहीं तकरीबन 15 दिन पहले से ही ड्यूटी कर रहे हैं। ये 48,000 से अधिक जवान सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं। इसके अलावा आरपीएफ की न जाने कितनी बटालियन यहाँ पर जगह जगह अस्थायी रूप से बसाई गई हैं। एसपीजी के साथ साथ एलआईयू के साथ साथ एनएसजी और तमाम वो जो सर्विसेज होती हैं जो संरक्षण या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए होती हैं, वो अदृश्य रूप में भी हैं, यानी कि जो सिविल ड्रेस में भी लगातार घूमा करते हैं लोग। और पूरी तरीके से कोई चाक चौबंद व्यवस्था है। इस बार के महाकुंभ को दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी कहीं पर कोई कसर न छूटे, इसको लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैद। ठीक है गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ महाकुंभ की अगर बात की जाए तो पूरी तैयारियां कर ली गई है। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत होगी, शाही स्नान जो है वो देखने को मिलेंगे और यहाँ पर यूपी सरकार और प्रशासन भी मुस्तैद है ताकि लोग जो है यहाँ पर उत्साह के साथ महाकुंभ में भाग ले। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर मौसम को लेकर बात होगी। नए साल के स्वागत के बीच ठंड में भी इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों से गुलजार
लगातार कश्मीर घाटी जो है होती हुई नजर आ रही है। 4 जनवरी से मौसम फिर बदल सकता है और करवट जो है मौसम ले सकता है। बारिश और बर्फबारी के अनुमान भी जताए गए हैं और 1 जनवरी से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि बदलाव जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। ठंड में और इजाफा होगा, कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिलेगी और लोग जो है वो ठिठुरने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर नए वर्ष की अगर बात की जाए तो लोग जो है वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, कश्मीर घाटी जो है बर्फबारी का सुंदर नजारा जहाँ कश्मीर सफेद चादर से ढकी हुई है वो देखने के लिए पहुंच रही है। वहीं उत्तराखंड नैनीताल की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी पर्यटक पहुंचे हैं और इस सुंदर वादियों का नजारा जो है वो उठा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार मौसम ने अब करवट ली है और ठंड में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कुछ ऐसे इलाके हैं कश्मीर घाटी के जहां पर की टेम्परेचर जो है वो माइनस में जाता नजर आ रहा है और आपको बता दें कि लोग अलग अलग तरीके से खुद को इस ठंड से बचाव करने के लिए अलग अलग तरीके के यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आपके सामने कश्मीर घाटी से जहां पर की सभी पहाड़ जो है वो यहाँ पर सफेद बर्फ की चादर से लिपटे हुए हैं। मुगल रोड की भी तस्वीरें आपके सामने जहां पर स्नो क्लियरेंस का काम लगातार जारी है क्योंकि मुगल रोड सबसे ज्यादा अहम एक ऐसा मार्ग है जो कि लोगों के लिए काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। चाहे हम पीर पंजाल की बात करेंगे यहाँ पे कश्मीर घाटी की। फिलहाल हमारे साथ इरफान फाजिल कर चुके हैं कश्मीर घाटी से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार श्रीनगर और एडजॉइनिंग एरियाज में किस तरीके का वेदर है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बताइएगा श्रीनगर में किस तरीके का वेदर है, किस तरीके से पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। न्यू ईयर की भी पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शिफन और रूपाली, मेरी तरफ से भी आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी व्यूवर्स को जो गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं। और साथ साथ जहां तक मैं मौसम के हवाले से बात करना चाहूंगा, नो डाउट अबाउट इट कि वादी कश्मीर में चिल चल रहा है और चिल के साथ चिलाई कलान का इम्पैक्ट भी है। इस बीच हमने देखा कोहरा भी लगा और उसके साथ साथ फ्रोजन एटमॉस्फेयर रहा और साथ ही साथ बर्फबारी भी देखने को मिली। मगर हम कह सकते हैं कि फिलहाल उसके बाद जो है अब फिर से थोड़ा सा ड्राई स्पेल और साथ ही साथ फिसलन सड़कों पर खूब दिखाई दे रही है, जिसमें हमने देखा कुछ मेजर एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। इन बिटवीन में मॉर्निंग टाइम को लेकर बात करूं या इवनिंग, जबकि जो सड़कों पर फिसलन वगैरह जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें हमने देखा कि कुछ मेजर एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। और इसके लिए हम भी थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ यानी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि सुबह सुबह या रात को आप 2 व्हीलर्स पे ना निकले क्योंकि फिसलन काफी ज्यादा होती है, इसका बड़ा ख्याल रखें। दूसरी जानिब अगर मैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेकर बात करूं, उन्होंने एक इंटेंस खासतौर पर 1 और 2 तारीख को लेकर हल्की, जी हाँ, बर्फबारी यानी मगरिबी हवाओं का असर वादी कश्मीर के पीर पंजाल लेह लद्दाख की पहाड़ियों पर दिखाई देगा, जिसमें आज हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्योंकि रात भर जो है -4 टेम्परेचर रहा और सुबह भी हम देख रहे हैं कि अभी काफी ठंड है और शीत लहर से जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा जनजीवन प्रभावित हो गया है, मुश्किलात काफी बढ़ चुके हैं। इरफान, यहाँ पर बर्फबारी के चलते एक और दिक्कत जो है कश्मीर के लोगों को आ रही है वो है बिजली की दिक्कत। तो फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ का, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में लोगों का यही कहना है कि सर्दियों में ज्यादा बिजली की जरूरत है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन बिजली जो है वो गुल है। देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन विंटर्स। अगर खास तौर पर सर्दियों को लेकर मैं बात करूं, वो भी जहां पर -4 -8 पारा चला गया है, क्योंकि उसके साथ साथ अगर देखा जाए गर्म पानी, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स या कह सकते हैं कि हीटिंग गैजेट्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। जब आपके साथ, जी हाँ, इलेक्ट्रिक मीटर एरियाज हैं यानी वो एरियाज हैं जहां पर डिजिटल मीटर्स लगाए गए हैं, वहां पर भी बिजली नहीं दिखाई देती है और उसको कह सकते हैं कि जी हाँ, बिजली होना यानी बिजली का गुल होना। साथ ही साथ नॉन मीटर इलाके को लेकर बात करें तो वहां अंश पावर कट्स है, पता नहीं चलता है कि बिजली कब आती है कब जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम कुछ कमिटमेंट्स की भी हुई थी कि विंटर्स में लोगों को बिजली मिलेगी, बिजली फराहम की जाएगी। अब बातें ये भी की जा रही है कि 24 आवर्स बिजली मिलेगी, मगर लोगों को सही बिजली का इस्तेमाल भी करना है। दैट्स वेरी ट्रू। देखिए, अब तो बिजली की चोरी होती नहीं है क्योंकि इंसुलेशन वायर्स लगाई गई हैं, साथ साथ डिजिटल मीटर्स लगाए गए हैं, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है सिस्टम को खड़ा किया गया है। मगर दूसरी जानिब अब जो बिजली है उसे प्रोवाइड करना, लोगों तक पहुंचाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदर साइड ऑफ द स्टोरी 4 और 5 तारीख को कह रहे हैं कि हेवी स्नोफॉल हो रहा है और हेवी स्नोफॉल के साथ साथ अगर देखें बिजली की तारें हैं, पोल्स हैं, बाकी सारी चीजें यानी कह सकते हैं ट्रांसफार्मर जो डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करना, जल्दी मोहल्लों में पहुंचाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज का भी बड़ा ख्याल रखना है। तमाम जानकारी देने के लिए
इरफान फाजिल यहाँ पर श्रीनगर से अपडेट कर रहे थे। इसी बीच में हमने कश्मीर घाटी से तस्वीरें दिखाई और अपडेट ली। इसी बीच अब हम उत्तराखंड चलेंगे, जहां पर धनराज गर्ग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देहरादून, मसूरी और नैनीताल अलग अलग जगहों पे किस तरीके का माहौल, किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है। धनराज, आप बताइएगा उत्तराखंड में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरीके का मौसम है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यदि मैं मौसम की बात करूँ तो उत्तराखंड के अंदर अभी जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के कारण कहीं न कहीं सर्दी जो शीतलहर है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है और मैदानी क्षेत्र में बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि आज मौसम की बात करूँ तो पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन अभी देखिएगा कि अभी तक जो है काले बादल आसमान में छाए हुए थे, लेकिन अभी चटक धूप दिख रही है। तो इससे कहीं न कहीं जो उत्तराखंड के लोग हैं या कहा जाए कि जो उत्तराखंड में आने वाले लोग हैं, पर्यटक हैं, उनको कहीं न कहीं राहत जरूर मिली है। बिल्कुल, यहाँ धनराज अगर न्यू ईयर को लेकर भी बात की जाएगी तो ईव जो है रात को भी देखने को मिली, लेकिन अभी भी वहाँ पर टूरिज्म के हवाले से बात की जाए तो बहुत से लोग आए हैं और उत्तराखंड में एडवाइजरी भी थी कि पूरी रात वहाँ होटल, रेस्टोरेंट्स जो है वो खुले रहेंगे। लेकिन अभी वहाँ पर आने वाले दिनों में मौसम किस हवाले से रहेगा, क्योंकि टूरिस्ट जो है वहाँ पर आते हैं और ट्रैफिक एडवाइजरी और वेदर अपडेट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं उत्तराखंड को पर्यटन नगरी कहा जाता है और लगातार पर्यटक उत्तराखंड में आते हैं और काफी तादाद में जो है पर्यटक मसूरी, नैनीताल या फिर कहा जाए चंपावत या चक्रोता ऐसी जगहों पर आते हैं और खासकर बर्फबारी देखने के लिए कहीं न कहीं पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और जिस तरीके से बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में हुई है उससे कहीं न कहीं पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं और पर्यटकों के साथ साथ कहीं न कहीं जो व्यवसायी हैं उनके भी चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि व्यवसायियों का जो पूरा कारोबार है वो पर्यटकों के ऊपर चलता है और उसी से उनकी जीविका चलती है। लेकिन वही देखिए नववर्ष की यदि हम बात करें तो नववर्ष के लिए भी पहले से ही कहीं न कहीं चेतावनी जारी की गई थी कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें नववर्ष पर बर्फबारी हो सकती है। वो देखने में आ रहा है कि वो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, उससे कहीं न कहीं शीतलहर जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर दिल्ली से भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर उज्जवल हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उज्जवल, बताइएगा दिल्ली में किस तरीके की ठंड, किस तरीके का कोहरा, क्या कुछ स्थिति है अभी फिलहाल, मौसम के हवाले से अपडेट कीजिएगा। राजधानी 31 दिसंबर की रात की आप बात करेंगे तो 31 दिसंबर की रात जो है वो काफी ज्यादा सर्द भरी रही। पूरे देश ने कहीं ना कहीं जो है वो नए साल का स्वागत बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया और खासतौर पर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर गलन भरी ठंड ने जो है कहीं ना कहीं लोगों का स्वागत करा। कल 31 तारीख की अगर आप बात करेंगे तो न्यूनतम तापमान जो मौसम विभाग की तरफ से बताया गया वो तकरीबन ये बताया गया कि 9.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो दिल्ली का दर्ज किया गया। और वहीं अगर अधिकतम की बात करेंगे तो वो तकरीबन 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। ऐसे ही अगर आप आज की बात करेंगे, आज 1 जनवरी है और मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जताया गया है उसके अनुसार दिल्ली का आज का न्यूनतम तापमान तकरीबन जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और अधिकतम जो है वो तकरीबन जो है कहीं ना कहीं 18 के बीच रह सकता है। इसके साथ ही देखिए मौसम विभाग की तरफ से ये भी बताया गया है कि दिनों में पूर्वानुमान जताया गया है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है जिसकी वजह से पहाड़ी वाले इलाके जो है जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर। ठीक है उज्जवल, बिल्कुल यहाँ पर मौसम के हवाले से भी जानकारी ली, जहाँ पर तमाम अगर वादियों की बात की जाए तो वहाँ पर पर्यटक जो है लुत्फ उठाने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन दिल्ली की भी अगर बात की जाए तो वहाँ कोहरा जो है सता रहा है, कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाज़त। हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार।